morning students. Welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS. मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Study with CS में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम कंजक्शन के पार्ट्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे और कंजक्शन के पार्ट्स के अंतर्गत अब तक हमने मित्रों कौन से कंजक्शन यानी कंजक्शन के टू पार्ट हमने किए थे। टू पार्ट्स को लेकर हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट हमने बात की थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो बात की थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के चार अर्थ की दृष्टि से हमने चार भागों के अंदर जो बांटा था उनको लेकर हमने बात की है। आज हम जो बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद में सेकंड पार्ट हमारा जो आता है वो आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है? सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किस प्रकार से काम करता है, क्या इसका रूप है, क्या किस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वो सारे लेकर हम बात करने वाले हैं। फिर इसके जो आगे पार्ट्स आएंगे उसको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कंजक्शन के अंतर्गत सेकंड पार्ट यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, यानी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किस प्रकार से वर्क्स करता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से प्रमुख रूप से होते हैं। आइए उसको लेकर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है। तो सेकंड हमारा जो कंजक्शन का, ये मित्रों ध्यान रहे, हमने कंजक्शन के दो पार्ट किए थे। फर्स्ट हमने किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड हमने किया था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा कंजक्शन का, सेकंड पार्ट आएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वो हमारा होगा सेकंड कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो मित्रों इसी चीज को अपन समझेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लेकर अपन बात कर रहे हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखिए मित्रों, प्रमुख रूप से हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के उन भागों को यानी प्रत्येक चीजों को, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को हमें समझना होगा। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या काम करता है, किस प्रकार से करता है और किसके अंतर्गत यह यूज होता है, ये सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यह लिखेंगे, ये चीज हम देखेंगे कैसे कि ये एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ये एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ते हैं जिनमें से एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज। अब मित्रों हमारे दिमाग में ये प्रश्न आएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। हमें यह चीज विशेष रूप से समझनी है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है। तो यहीं पर मैं लिखूंगा इनको, प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहेंगे? जिसका अर्थ पूर्ण हो, वो क्लॉज क्या कहलाएगा, या जिसका पूरा अर्थ हो, जिसका अर्थ पूर्ण हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। यहाँ वापस आगे बात करते हैं, ये एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ते हैं जिनमें से एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरा क्लॉज अब दूसरा क्लॉज कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा क्लॉज कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है मित्रों? सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत हम लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे जैसे जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड
ठीक है ना। ये चीज हमने इसी को शॉर्ट रूप में यहाँ लिख लिया है, होता है, लास्ट में हम लिखेंगे होता है। अब पूरा एक बार इसको कंप्लीट रूप में एक बार दोबारा से इसको देखते हैं क्या चीज हमने लिखी है और सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में हमने क्या चीज का डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करेंगे तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको कहेंगे। तो मित्रों आपको मेरे साथ साथ इस चीज को समझना है, क्या करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यह एक क्लोज को, यानी एक क्लोज होगा तो हम बात करेंगे सबसे पहले मित्रों यहाँ पर थोड़ी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं किस चीज को लेकर। हमने कहा एक क्लोज को, यानी ये क्लोज को दूसरे क्लोज से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न आएगा ये क्लोज होता क्या है। हालांकि ये हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भी जनरल डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत हमने बात की थी। क्लोज हम किसको कहेंगे, हम सिंपल वे में अभी इसको यह समझते हैं कि क्लोज के अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट को समझने के हिसाब से हम दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, वर्ब होती है। यानी सेंटेंस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, एक वर्ब होगी, वो हमारी क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत क्लोज के अंतर्गत दो चीजें और हमारे सामने निकल कर आई, जिनमें से यानी एक क्लोज को दूसरे क्लोज से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जिनमें से एक क्लोज क्या होता है, एक क्लोज होता है हमारा प्रिंसिपल क्लोज। और प्रिंसिपल क्लोज किसको कहते हैं, यहाँ पर हमने उसका यह जनरल डिस्क्रिप्शन लिखा है, जिसका अर्थ पूर्ण हो, यानी सेंटेंस जिसका पूर्ण हो जाए वह हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लोज होगा। और दूसरा क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज वो होता है जो अपने अर्थ के लिए क्या हो, प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड हो। तो वो वाला जो वाला क्लोज होगा, यानी जो डिपेंड होगा, जिसके ऊपर डिपेंड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होगा, प्रिंसिपल क्लोज पर। तो जो डिपेंड हो वो हमारा क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। सिंपल वे में इसको समझेंगे, यानी हमने यह कहा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो क्या देता है, कंप्लीट अर्थ देता है, कंप्लीट अर्थ देता है, ठीक है ना। और दूसरा हमारा जो रहेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये होगा, ये क्या होगा, इनकम्प्लीट होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं इनकम्प्लीट, यानी अर्थ के लिए ये क्या होगा, अर्थ के लिए ये किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होगा। तो वो वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। अभी हमें जनरल चीजें समझ ली है, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के हमारे क्लियर होने के बाद हम आगे अच्छे से उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बने रहे, घबराए नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल आप मेरे साथ में इन चीजों को क्लियर करेंगे तो किसी प्रकार का कोई डाउट्स या कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जनरल बात की है मित्रों, यहाँ पर हम सबसे पहले इन चीजों को विशेष रूप से समझते हैं और समझने के साथ हम यह देखें कि हमने क्या बात की। एक बार फिर से इस चीज को मैं रिपीट कर देता हूं, हमने ये लिखा है ये एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ते हैं, यानी एक क्लोज होगा दूसरे क्लोज से आपस में जुड़ेगा, सिंपल वे में, ठीक है ना। जिनमें से एक क्लोज कैसा होगा, प्रिंसिपल क्लोज होगा, और दूसरा कैसा होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। प्रिंसिपल क्लोज का जो प्रिंसिपल क्लोज वह होगा जहां पर उसका अर्थ जो होगा वो पूर्ण अर्थ देगा। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, उसका अर्थ क्या नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, यानी वो अपने अर्थ के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होगा। तो ऐसे कंजक्शन के जो जुड़ेंगे वो हमारा कौन सा कंजक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ये चीज आपको बताई गई वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे हम बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, किस प्रकार से यह डिपेंड होता है वो हम बात करते हैं। तो एक जनरल एग्जांपल जो फेमस होता है एग्जाम के अंदर, अक्सर एक कंपटीशन एग्जाम या जनरल एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो एक विशेष रूप से जो एग्जांपल पूछा गया वो हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा वी ईट सो दैट वी मे लिव। सिंपल एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे तो हमारी वो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और छोटी छोटी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल के अंतर्गत मित्रों मैंने लिखा वी ईट सो दैट, तो यहाँ पर सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों देखिए यहाँ सो दैट का जो यूज हुआ है, यहाँ पर दो क्लोज हैं। फर्स्ट क्लोज ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा वर्ब,
सेकंड के अंदर हम देखें ये सब्जेक्ट और ये रही हमारा वर्ब, यानी हम कह सकते हैं प्रेडिकेट। अब सेंटेंस में आप मित्रों ये देखिए, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर क्या है, आश्रित है, डिपेंड है। अब कौन सा आश्रित है, कौन सा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमें छोटी छोटी चीजों को हमें देखना होगा। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ में जुड़ा होता है। तो हमारा फर्स्ट, वी ईट कंप्लीट सेंटेंस दे रहा, वी ईट हम खाते हैं क्या, हम क्या खाते हैं, यहाँ कुछ भी सेंटेंस के अंतर्गत हमें यह नहीं पता। वी मे लिव हम जीवित रहते हैं या हम जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंतर्गत हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से यहाँ पर जुड़ेगा। और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लोज हो गया। प्रिंसिपल क्लोज, वी ईट हम खाते हैं। अब खाने के अंतर्गत कुछ भी, यानी सेंटेंस कंप्लीट अर्थ यहाँ पर दे रहा है। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत यहाँ प्रिंसिपल क्लोज है और यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और सो दैट यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से अपन समझते हैं। मित्रों छोटे छोटे चीजें समझना और क्लियर करना हमें अति आवश्यक है, क्योंकि आगे जाकर यही हमारे प्रश्न या हमारे किसी प्रकार के ऐसा ना हो कि हमारे लिए ये कठिनाई पैदा करे या हमारे लिए किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट करे। क्योंकि प्रश्न आता है, सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत भी आता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाइए, इस प्रकार के सेंटेंस के अंतर्गत भी इनका यूज होता है। किस प्रकार से बनते हैं, कैसे बनाएंगे, यानी हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस जो आते हैं वो इसी प्रकार के बनते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट है, बिल्कुल क्लियर होगा, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम बात करें तो मित्रों, हम एग्जांपल के अंतर्गत बात करें तो हम कह सकते हैं आई नो सेंटेंस के अंतर्गत दैट आई नो दैट गॉड इज एवरीवेयर। यहां सेंटेंस के अंतर्गत मैंने यह मित्रों लिखा, आई नो दैट गॉड इज एवरीवेयर। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है और प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां पर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा प्लीज वेट until I come back। मित्रों सेंटेंस के अंतर्गत जनरल चीजें हैं, तो यहाँ पर प्लीज वेट until I come back, तो दोनों सेंटेंस के अंतर्गत बात करें दैट और until दोनों ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया हुआ है, और इस प्रकार से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बनने के साथ में यह सबऑर्डिनेट क्लोज भी बना है। आगे हम इसके प्रमुख रूप से जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उनकी एक लिस्ट आउट करते हैं, ताकि अच्छे से हमें क्लियर हो जाए, हम वर्ड्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं। आइए उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और लिस्ट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इसके कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल वे के अंतर्गत बात करें तो इसकी एक लिस्ट हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिनका यूज हम करते हैं, बार बार करते हैं, ऐसे कौन कौन से मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, तो इसके अंतर्गत हम लिखें तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने लिखा दैट सो दैट, ठीक है ना, दैट सो दैट, इफ अनलेस, till until, ठीक है ना, before after, ये जनरल सेंटेंस के अंतर्गत यूज होते हैं। बिफोर, आफ्टर, so long as, ठीक है ना, as long as, ठीक है ना, because although, ये आपको जनरल चीजें, इनको आपको याद करना पड़ेगा, रखना होगा, थोड़ा सा समझने के हिसाब से कुछ चीजें हैं जो हमें याद होना अति आवश्यक है। although, ऐसे ही WH वर्ड के अंतर्गत बात करें तो where, why, when, who, whose, ठीक है ना, who, whose, which, ठीक है ना,
whence, whom, how, ऐसे बहुत सारे हैं मित्रों। WH वर्ड को हम जनरल सेंस में कहते हैं कि सारे के सारे, ठीक है ना। as if, as soon as, as soon as, as soon as, then, as, ठीक है ना। since, since, while, while का यूज करते हैं जनरली, ठीक है ना। whether, डॉट 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 etc। तो इस प्रकार से मित्रों इन कंजक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत रखते हुए इन सारी चीजों का अच्छे से हम लर्न कर सकते हैं। यानी मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं वो हमारे हैं दैट, सो दैट, इफ, अनलेस, टिल, ठीक है ना, until, before, after, so long as, because, although, while, where, when, who, whose, which, whom, how, as if, as soon as, then, as, since, while, और इस प्रकार से अंतिम रूप में जो हमारा आता है वो आता है whether। तो इस प्रकार से ये मेन कंजक्शंस जो है मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं मित्रों। इसके बाद हम अब बात करें तो इनको भी क्या किया गया है, इनको भी जिस प्रकार से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अर्थ की दृष्टि से 4 भागों के अंदर बांटा गया था, उसी प्रकार से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अर्थ की दृष्टि से 9 भागों के अंदर क्या किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से 9 भाग हैं, आइए उनको भी लेकर अपन बात करते हैं। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 9 जो पार्ट्स हैं, किस प्रकार से 9 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हुआ है, वो सारे के सारे 9 पार्ट्स को भी अपन नोट करते हैं और उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे 9 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम लिखेंगे, तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो लिखा जाएगा हेडिंग में रहेगा वो लिखेंगे अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से इनको 9 भागों में बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया है। मित्रों समझने के हिसाब से थोड़ा सा इस चीज को समझे। मैंने यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। अर्थ की दृष्टि से इसके कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 9 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। यानी ये 9 पार्ट्स कौन कौन से, ये चीज हमें समझना होगा। तो फर्स्ट हमारा इसका 9 पार्ट हम लिखेंगे तो फर्स्ट आएगा हमारा टाइम, फर्स्ट पार्ट इज टाइम। सेकेंड पार्ट पर्पस, सेकेंड पार्ट पर्पस। थर्ड इज cause, third cause। number 4 is condition। number 5 को हम लिखेंगे रिजल्ट, या हम इसको कह सकते हैं इफेक्ट, रिजल्ट या इफेक्ट। नंबर 6 हो गया हमारा कंपैरिजन। नंबर 6 कंपैरिजन। 7 हमारा होगा मैनर, 7 नंबर हमारा मैनर। 8 नंबर होगा हमारा प्लेस, और अंतिम और 9 नंबर जो हमारा होगा वो होगा हमारा कंसेशन। कंसेशन कह सकते हैं, ठीक है ना, कंसेशन। 9 पार्ट्स। अब कंसेशन के लिए हम दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी इनको देखने को मिलता है। तो ये हमारे 9 पार्ट्स जो हुए वो मित्रों हमारे 9 पार्ट्स कौन कौन से हुए, अर्थ की दृष्टि से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को भी 9 भागों के अंदर बांटा गया है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा अर्थ की दृष्टि से 9 भाग कौन कौन से, एक बार फिर से मैं इनके नामों को दोहरा देता हूं। फर्स्ट आता है टाइम, सेकेंड होता है पर्पस, थर्ड इज कॉज, फोर्थ इज कंडीशन, नंबर 5 इज रिजल्ट या इफेक्ट कह सकते हैं, 6 नंबर कह सकते हैं कंपैरिजन, और 7 नंबर कह सकते हैं मैनर, ठीक है ना, मैनर। और 8 नंबर जो होगा वो हमारा हो जाएगा प्लेस, और 9 नंबर जो अंतिम रूप में मित्रों जो बचा है वो हमारा हो जाएगा कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट। इस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से इनको 9 भागों के अंदर बांटा गया है। हमें इन 9 भागों को
हम अच्छे से इनका एक एक चीज देखेंगे, किस प्रकार से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक टाइम के रूप में, प्लेस के रूप में, ठीक है ना, कॉज के रूप में, रिजल्ट के रूप में, इफेक्ट के रूप में, सारी चीजों को एक एक लेकर अपन बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक बने रहें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जो हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर बिल्कुल जीरो वे में बात कर रहे हैं। हम जो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो बात कर रहे हैं, ओवरऑल जितने भी सारे कंपटीशन एग्जाम के जो तैयारी करने वाले हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट का अदा करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप उस चीज को बड़े ही थोड़ा सा इसको मेडिटेट करें, ध्यान रखें, अच्छे से समझें, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये चीज क्लियर होने के बाद में ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है कि आने होने वाले एग्जाम्स के अंतर्गत आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो एक बार फिर से मैं अंतिम रूप में यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से दोबारा मिलते हैं नए जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आपसे लूंगा अलविदा, नमस्कार।